सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आजकल जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जा रहा है या फिर कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मैसेज देखने को मिल रहे हैं जिसमें कई सारे बच्चे जो है काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक कोटेशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए, जिंदगी में ना जो भी चल रहा है ना, आप लोग उसके ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप लोग रखना है, आप लोग उसको देखते रहिए कि आखिर ये हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि आप लोग जो रास्ते पर चलते हैं ना, बस आप लोग चलते रहिए, आप लोग अपनी गड्डी रोकनी नहीं है। अगर आप लोग पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो, कोई बात नहीं है, अपनी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअस रखिए। क्योंकि आप लोगों ने कई बार एक चीज फील की होगी कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कईयों लंबे समय तक कोई एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, और जब सिलेक्शन होना स्टार्ट होता है तो उनके हाथ में कई सारे कॉल लेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान कभी रुका नहीं, वो इंसान हमेशा लगा रहा। भले ही आज किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उस इंसान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चों के मेल आते हैं, वो ऑलरेडी दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, अब दूसरे एग्जाम का मेल मुझे कर रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है, 3-3 4 साल तक लगे हुए बच्चे जो हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर एक एग्जाम में सिलेक्शन लेकर आते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, ये डेली आप लोगों के सामने आएगी, और वो है अपने ऊपर ट्रस्ट। हर एक इंसान जो है, वो चाहे किसी भी पोस्ट पर क्यों ना बैठा हो, वो डेली इस चीज से जूझता है, उसको लूज होता है ट्रस्ट कि हाँ यार, पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हर एक इंसान को ये फीलिंग आती है। जो इंसान उस फीलिंग को दबाकर अपने ऊपर ट्रस्ट कर कर वहां से निकलकर चला जाता है, वही बादशाह कहलाता है। वरना बाकी की क्या हो जाती है? प्रजा हो जाती है। मतलब यह कि बाकी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप लोगों को अपनी नजरों में अपने आप को बादशाह बनाकर रखना है। आप लोगों को अपनी नजरों में अपने आप की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। आप लोगों ने तो डायलॉग भी सुना होगा यार, जब खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा क्या कर लेगा। और लोग टाइम के साथ में आप लोगों की खैरियत नहीं, आप लोगों की हैसियत पूछते हैं। तो जिंदगी में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की हैसियत बनी रहे, तो अपने काम को कभी भी कम नहीं समझना है, हमेशा उसके ऊपर फोकस देना है, चाहे आप लोग कोई भी काम क्यों ना करते हो। तो हमेशा उसको अच्छे से लेकर आप लोग चलिए, वही आप लोग की रेस्पेक्ट कराएगा। तो ट्रस्ट योर जर्नी, द यूनिवर्स हैज ए प्लान। यानी कि जिस दुनिया में आप लोग आए ना, वहां पर कोई ना कोई प्लान आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जाकर एक अच्छी जगह आप लोग लैंड जरूर करेंगे, अगर आप लोग अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो जो चल रहा है उसको चलने दो, जहां जहां पर कमी लग रही है उसके ऊपर काम करो और उसको लेकर आगे बढ़ते रहो। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छी पोजीशन पर आप लोग जरूर लैंड करोगे, अगर आप लोग रुकोगे नहीं, अगर आप लोग चीजों को छोड़कर भागोगे नहीं। ये लिख लो कहीं पर, जो बातें मैंने बोली है। हमेशा कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पर आप लोग हमेशा पहुंचोगे, अगर आप लोग अपनी जर्नी को रोकोगे नहीं तो, और अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं खोगे तो। ठीक है, आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, और उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट जरूर करना, बहुत फायदे वाली बात होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा यार। बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। और थोड़ा पानी के बारे में बातें करेंगे। जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो पानी की जो टेंशन है आप लोगों को देखने को मिलता है, बढ़ती जाती है। बहुत सारे लोगों के लिए तो पानी के पीने की किल्लत पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो आप लोगों को भी पानी के ऊपर थोड़ा फोकस देना है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो डिस्कस करूंगा, द कश्मीर फाइल्स के बारे में। बहुत सारी बातें अभी न्यूज में निकल कर आ रही है, तो इस मूवी के बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये मूवी जो है वो टैक्स फ्री हो गई है। ये मतलब क्या होता है टैक्स फ्री होने का? मतलब क्या टैक्स फ्री कर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया, या बिल्कुल टैक्स ही नहीं ले रहा है, या टिकट फ्री हो गया? तो कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही करूंगा, उसमें कोई कमी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में एक आर्टिकल और रहेगा यहाँ पर, जो सन फर्मा के बारे में बात करेंगे। सन फर्मा ये इंडस्ट्री क्या है, आखिर क्या क्या मुद्दे हैं, काफी अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। एक पर्टिकुलर जो हमारी कंट्री के अंदर में एक पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी है, उसके बारे में बात करूंगा। और इसी के साथ में हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे, जो कि काफी एक बेहतरीन आर्टिकल आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो डिटेल में जानेंगे। अभी एक साइक्लोन काफी ज्यादा न्यूज में है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, वहां से डायरेक्ट आप लोग इसको कोरिलेट कर पाओगे, तो काफी कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा। आखिर ये साइक्लोन का नाम क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, कैसे साइक्लोन बन रहे हैं, और किस लेवल पर यहाँ पर साइक्लोन जो है उनको साइक्लोन बोलते हैं, क्या क्या यहाँ पर इनके लिए स्पीड होती है। यानी कि पूरा एक उम्दा आर्टिकल यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूं। तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, ताकि एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
एक और काफी शानदार आर्टिकल यहां पर आप लोगों के सामने रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के चलते यहां पर एक प्रोजेक्ट है और ये भी पानी के बारे में ही है, यानी कि वाटर को जो हम लोग सेव करने की बातें कर रहे हैं तो उसको सेव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इसका क्या चैलेंज है और क्या रिसाइकिल, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिसके बारे में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आंसर राइटिंग के साथ साथ में एस्से राइटिंग में भी आप लोग काफी ज्यादा ये फायदा पहुंचाएगा। तो एक काफी उम्दा आर्टिकल होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, जैसे हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही यूएसए के अंदर में फेड रिजर्व है, यानी कि यूएसए का सेंट्रल बैंक। वो जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों को जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि गर्मी आ रखी है पर लेकिन उनके जुकाम का सोल्यूशन भी हम लोग खोजेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, तो जानेंगे काफी डिटेल में ये आर्टिकल। तो आई होप कि इसको भी आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो काफी उम्दा ये डिस्कशन रहने वाला है। इस डिस्कशन को जो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, इसको अगर हम लोग टकटकी लगाकर थोड़ा देखेंगे तो एक क्विज की फॉर्म में भी मैंने इसको ढाला है, जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले यहां पर थीम बतानी है कि अब की बार का जो वर्ल्ड वाटर डे है इसकी थीम क्या है, ठीक है। और यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ और बातें भी आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली वेदांतगल, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी है क्यों न्यूज में है इसके बारे में जानेंगे, पूरा एक डिटेल में आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि सारी चीजें आप लोग समझ सके। जो ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को नाम बोला, जिसका नाम है यहाँ पर वेदांतगल, ये एक तमिलनाडु शब्द है, तमिल मतलब तमिल लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है शिकारी का गांव। तो क्या होता है आप लोग जानेंगे डिटेल में, क्रिस्टल क्लियर करूंगा सारी बातें। आप लोगों को पता है एक पर्टिकुलर कोर्ट के बारे में जिसको हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी और वैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बनता है यार, इसके अंदर कोई केस अगर चला जाए तो ये उस केस को कितने दिन में निपटाता है, ये आप लोग को बताना है। यानी कि ये महीने में आप लोग बता सकते हैं, इतने महीने में, या फिर दिन भी याद हो, महीने पता होगा तो दिन तो आप लोग निकाल ही लोगे, इतना तो मैथमेटिक्स आता है ना, तो बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइक्लोन है जिसका नाम है यहाँ पर आसनी, ठीक है। तो ये आसनी जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, ये सिन्हाला जो कि यहाँ पर श्रीलंका के अंदर लैंग्वेज है उससे निकाला गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे। तो कश्मीर फाइल जो है ये मूवी किसके द्वारा डायरेक्टेड की गई है, ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्टर का नाम कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, और इन डायरेक्टर साहब के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक ऐसी मूवी है जो कि देश में दिन बाय दिन वायरल होती जा रही है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको यहाँ पर देखकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखी है फिर नहीं देखी, आप लोग बताइए यस या फिर नो, ठीक है। कई सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर कब देखोगे, टाइम निकालूंगा यार, देखूंगा, देखो अभी वीकेंड में मैं कोशिश करूंगा इस मूवी को देखूंगा, ठीक है। कई सारे मैं, क्योंकि मैंने अब तक ये मूवी देखी नहीं, ओके। तो यहाँ पर आप लोग बताइए आप लोगों ने देखी है या फिर नहीं देखी है और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। अगर बात करें यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर एक चैलेंज लॉन्च किया गया पानी से रिलेटेड, और ये जो आता है ये अटल मिशन अमृत जिसको बोलते हैं उसके अंडर में आता है। तो दोनों के नाम आप लोगों को यहाँ पर बताने, तो काफी अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। तो काफी कुछ यहाँ पर शानदार जानने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक टक टक लगाकर देखेगा और इसके बाद में फीडबैक भी आप लोग जरूर देना। अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो थम्स अप देकर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, या फिर थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। चॉइस इज योर्स, यानी कि आप लोगों की चॉइस है, आप लोग इसको कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। और बाकी वीडियो के एंड में जरूर बताएगा कि हाँ ये आप लोगों ने सीखा। और वीडियो जैसे ही खत्म होगी 1 मिनट के लिए आंख बंद करके देखना कि क्या क्या नई चीजें आपने सीखी है, उन नई चीजों को आप लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और कितनी ऐसी चीजें जो एग्जाम के लिए आप लोग बेसिकली याद रख पाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को साथ लेकर जानी है, ठीक है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। सबसे पहले तो यहां पर ये इंडिया का डे नहीं है ओनली, ये दुनिया का डे है। तो इसका मतलब ये कि पानी की जो समस्या है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि दुनिया में एक जगह नहीं, हर एक जगह आप लोगों को पानी की समस्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के माइंड में देखने को मिलेगी आज के में, कि दुनिया जो है वो पानी से जूझ रही है। ये वही पानी है जिसको नॉर्मली अगर एग्जाम में आप लोगों को जैसे NaCl नमक के बारे में बोल दिया गया था, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोग कई बार बताया कि ये पूछा गया था कि जो NaCl है ये केमिकल कंपोनेंट जो है ये किस मतलब कौन सा मतलब एक तरीके से केमिकल कंपोनेंट है जो यूज किया गया था किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो जब उस टाइम पर मतलब एक ये क्वेश्चन आया था तो बड़ा ही मतलब अटपटा लगा। मैंने कहा वाह यार उस टाइम पर ये पहली बार जो पेपर में मैंने रीडिंग की तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। पर दूसरी बार में जब रीडिंग की मैंने कहा वो तेरी यार ये तो उल्लू बना रहे भाई साहब तो फिर मेरी समझ में आया। तो फिर मैंने कहा यार ये नमक की बात कर रहे हैं भाई, दांडी मार्च की बात कर रहे हैं भाई, समझो इसको। तो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसीलिए यहाँ पर पता चला कल को आप लोगों से यहाँ पर कुछ और लिख कर दे दे, पानी के बारे में बात करें और यहाँ पर कुछ और बातें इस तरीके से बोल दे कि आप लोग मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा कर बातें कर दें, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग समझना है कि एक तरीके से बोल दें कोई ऐसा इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एक ऐसा कंपोनेंट है, तो आप लोग बोलोगे यार ऐसा कौन सा है, मतलब इनऑर्गेनिक भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, टेस्टलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है, यार कोई तो ऐसा, मतलब कौन सी चीज ऐसी हो सकती है। तो फिर बोलेंगे, तो आप लोगों को बोलेंगे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो वहां पर लिखा होगा H2O, ठीक है, वहां पर कुछ और लिखा होगा, मतलब जो भी उनको ऑप्शन लगेगा, तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन में हो सकता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसके चलते आप लोग चीजों को एक अंडरस्टैंडिंग, देखिए यूपीएससी ना आप लोगों से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगती है। अगर आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे तो फिर कोई भी दिक्कत देखने को मिलेगी। मैक्सिमम लोग जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग को अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर पूरा फोकस देकर चलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं यहाँ पर और पूछना चाहूंगा, जैसे वोटर के बारे में अगर कुछ आप लोगों से बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो आप लोगों को लगे नोट डाउन करना है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज की डेट में अगर पूरी पृथ्वी पर आप लोगों से पूछे कोई कितना पानी है, तो मतलब एक तरीके से पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है, तो याद रखिएगा 71% जो पृथ्वी है हमारी वो पानी पानी है। पर लेकिन ये जो पानी पानी है, आज ब्लू है पानी पानी, ये पानी में से फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ओनली 3% है। तो ये सोचने वाला मुद्दा रहता है, इसलिए बार बार आप लोगों ने देखा होगा कई बार बातें निकल कर आती हैं, यार पानी तो इतना सारा है पर पीने लायक कुछ नहीं है। जो ये 3% आप लोगों को यहाँ पर ये पानी देखने को मिलेगा, ये ओनली टोटल जो फ्रेश वाटर है उसमें से आप लोगों को पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके चलते अगर आप लोग बात करें जो टोटल पानी है इंडिया के अंदर, अगर आप लोग बात करेंगे वर्ल्ड का जो सरफेस वाटर है उसका लगभग 2.5% आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा जो सरफेस वाटर नजर आता है, यानी कि नदियों में जो पानी आप लोगों को देखने को मिलता है, या फिर आप लोग ग्लेशियर वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो 4% हमारे देश में जो है वो दुनिया का, बस इसलिए आप लोगों को 2.45% आप लोगों को ये सरफेस वाटर देखने को मिलेगा, और 4% जो वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर में। यानी कि टोटल जितना भी दुनिया के अंदर में पानी है उसमें से 4% पानी है इंडिया के अंदर में। पर लेकिन जाते यहाँ पर एक वो देखिए एक तरीके से यहाँ पर हमारे साथ में जाती होती है, क्योंकि हमारे साथ में 4% पानी है ओनली, और 16% दुनिया की पॉपुलेशन है। यानी कि दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो कंट्री है वो है हमारा देश। और यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ओनली हम लोग को दुनिया के 4% पानी से हम लोग को अपना काम चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आती है। अब कहीं पर पानी हो सकता है, ये रिवर के अंदर हो सकता है, लेक के अंदर हो सकता है, यानी कि एक तरीके से नहीं जो नदियां वगैरह हो गई, तालाब के अंदर हो सकता है, टैंक के अंदर जो पानी हो सकता है, ये सारा पानी होता है जिसको आप लोग सरफेस वाटर की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और ग्राउंड वाटर जो होता है वो आप लोग जानते हैं, जिस तरीके से आप लोग नल वगैरह डालते हैं फिर पानी निकालते हैं, तो वो वाली चीज आप लोग को ग्राउंड वाटर की कैटेगरी में देखने को मिलेगी। तो इसको आप लोग उस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री के लिए पानी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक स्कार्स रिसोर्स है काफी ज्यादा पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, और आज की डेट में जितना हम लोग यूज कर रहे हैं पानी को उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें निकल कर आती है कि पानी का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर एक लेवल पर आप लोगों को पानी जो है वो अलग अलग तरीके से दिक्कत में आता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं जो बता रहा हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो रहा है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो पानी को घटा रहा है, उससे दिक्कत बढ़ रही है, टेम्परेचर से दिक्कत बढ़ रही है। यहाँ पर आज के में जगह जगह पर आप लोग को जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी सूखे के शिकार लोग जो है वो आप लोगों को नजर आएंगे। और जो रहस्य है पानी है, यानी कि जो पानी हमारे पास में उसकी इज्जत हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि फ्री में मिला हुआ है ना, फ्री की चीजों की लोग इज्जत नहीं करते हैं अक्सर, तो वो भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और एक रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसरो के बारे में, इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं, इसरो के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार, इसरो के द्वारा नहीं बेसिकली यहाँ पर मिलकर काम किया गया था, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ में, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन और प्लस इसरो के साथ में मिलकर काम किया गया। इन दोनों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, तो यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी कंडीशन इंडिया के अंदर क्या है उसके बारे में बात की गई। तो इसमें बताया गया कि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर पानी की बहुत लार्ज स्केल पर कमी होने वाली है, तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, और पानी को लेकर हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे क्या यार गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट कर रखे हैं? देखिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्टार्ट करने से कोई मतलब पड़ता नहीं है जब तक वो इनिशिएटिव हम तक नहीं पहुंच रहे हैं और हम लोग उन इनिशिएटिव पर फोकस नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर के हमारी नई जल मिनिस्ट्री हम लोगों ने बनाई अभी नई, ठीक है, पहले जल मिनिस्ट्री नहीं थी तो ये अभी बनाई। जल शक्ति अभियान अभी आप लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें वो नहीं कहते वन ड्रॉप मोर क्रॉप, वो वाली चीजें आप लोग देखते हैं। ये सारी पानी के बारे में तो है। हम लोग आज के डेट में चांद पर जाकर भी पानी खोज रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो पानी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अटल भूजल योजना हो गई, बहुत सारी ऐसी ड्रिंकिंग वाटर की कई सारी स्कीम ला रखी है। जल जीवन मिशन में तो आप लोगों ने देखा भी है कि हम लोग क्या करें, 2024 तक सबके घरों में हम लोग पाइप वाटर पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी का जो वाटर टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है।
उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो उसके चलते आप लोग यहां पर इशू को समझ सकते हैं। तो इसलिए फंक्शनल टैप वाटर की बात की जा रही है, ठीक है। मैंने बोला था ना फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर, अगर आप लोगों से पूछ लें कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा टैप वाटर नहीं मतलब टैप कनेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। इसमें यह बोला गया कि 2024 तक का हम लोग सबके घरों पे टोटी का पानी पहुंचाएंगे, पीने वाला पानी पहुंचेगा, पीने वाला भी होगा, ऐसा नहीं कि बस पानी पहुंचेगा और उसमें गंदा पानी आएगा, ठीक है। तो वाली चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी चीजें हैं, पर लेकिन इसमें सबको मिलकर काम करेगा तभी यहां पर इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया यहां पर हमारी कंट्री में सारी बातें हैं। अब कुछ फैक्ट ऐसे बताता हूं जो आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर बात करूं आप लोगों से 70% जो इंडियन वाटर है ना वो कंटेमिनेटेड है, यानी कि 70% जो पानी इंडिया के अंदर में है वो किसी न किसी रीजन की वजह से बेकार होता जा रहा है, ठीक है, आज की डेट में, जो कि हम लोग को समझना पड़ेगा। 84% जो आप लोगों को गांव में पानी देखने को मिलेगा वो आज के डेट में बिना पाइप वाटर आप लोगों को लगभग नजर आएगा। तो उस पर हम लोगों को काम करना है, यानी कि कल को अगर पानी में दिक्कत हो जाती है तो लोग जो है वो प्यासे मर जाएंगे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा चेन्नई के अंदर में काफी बुरी दिक्कत हो गई थी पानी को लेकर, पानी की ट्रेनें चलाई जा रही थी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं पानी को लेकर कि पानी की कितनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में सेंट्रल वाटर कमीशन हालांकि काम करता है इसके लिए, पर लेकिन रियलिटी में क्या हम लोग उसको ढंग से टैकल कर पा रहे हैं? दुनिया भर की रिवर इंटरलिंक हम लोग कर रहे हैं। केन बेतवा का नाम अभी आप लोगों ने सुना होगा, बजट में भी जिक्र किया गया था ना, जो कि किस दो राज्य के बीच में, चलिए बताइए देखता हूं आप लोगों को याद है क्या। इसी तरीके से बहुत सारी और भी आप लोगों को रिवर के उद्योग देखने को मिल जाएंगे। गोदावरी रिवर के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह हम लोग डैम वगैरह बना रहे हैं। तो ये इतने सारे इशू हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आप लोग लिखने को बैठ जाएं तो दुनिया भर का मटेरियल मैंने आप लोगों को बता भी दिया यहां पर, और आप लोग भी खुद सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा और मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। क्वेश्चन यहां पर यह कि अगर आज की डेट में आप लोगों से कोई पूछ ले कि पानी जो है वो किस लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तो 22 मार्च को यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग पानी को सस्टेनेबल और मैनेज कर सकें, सस्टेनेबल यूज कर सकें। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, ये शब्द अपने आप में पूरी डेफिनेशन रखता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग को चीजें ऐसे यूटिलाइज करनी है कि हम लोग खुद भी यूटिलाइज कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ सकें। जैसे आज के में हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़े हैं, वरना अगर वही सारी चीजों को एंजॉय करके चले जाते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जो थीम है यहाँ पर उसकी अगर बात करूं तो बात करते हैं यहाँ पर ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो आज के में कंडीशन है उसके ऊपर फोकस हम लोग को देना पड़ेगा और खासकर ग्राउंड वाटर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो थीम को भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा एक डे नहीं, मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया ताकि सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से माइंड में क्लियर है और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। और जो पहला टॉपिक बताया वो आप लोग बेसिकली जीएस पेपर 1 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बेसिकली ज्योग्राफी के साथ में, और प्रीलिम्स के अंदर तो ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक ही है, उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, बेसिकली जो अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है टैक्स फ्री। तो ये मतलब क्या है इसका? हम लोगों ने बार बार बोला कि यार ये मूवी ना टैक्स फ्री हो गई है, आखिर आप लोगों का मतलब क्या है इसको टैक्स फ्री से? आप लोग अगर जानते हैं क्या है तो वीडियो को पॉज कर आप लोग एक बार बताइए, बाकी सारी चीजें तो मैं एक्सप्लेन करने वाला ही हूं। अभी तक कश्मीर फाइल्स जो है ये मूवी टैक्स फ्री कर दी गई है कई सारे राज्य में, जैसे हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मूवी टैक्स फ्री है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टैक्स फ्री है यहाँ पर एक तरीके से क्यों किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मूवी पहुंच सके और कम से कम लोगों को पैसा पे करना पड़े इस मूवी को देखने के लिए। आप लोग कोई भी चीजें खरीदते हो ना आज की डेट में, अगर आप लोग आज के डेट में एक पेट्रोल पंप पर जाकर 1 लीटर तेल भी खरीद रहे हो तो उसमें आप लोगों को 40 से 45% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, हर एक चीज पर टैक्स पे कर रहे हैं। मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट जो आप लोग यूज कर रहे हैं ना इसके अंदर में, उसके ऊपर भी टैक्स पे कर रखा है आप लोगों ने। एक एक चीज पर आप लोग टैक्स पे करते हैं, जिसको लगता है ना कि हमने क्या टैक्स पे किया है, हम थोड़ी ना कमाते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो है आप लोगों से हर जगह पर टैक्स लेती है। जो भी मार्केट से आप लोग सामान खरीद कर लेकर आते हैं वो गिद्ध वाली नजर रखती है कि यहाँ पर जो सामान खरीद रहा है हर एक इंसान पे से टैक्स काटा जाता है। तो इनके चाहे छोटा बच्चा उसके डायपर भी लेकर आ रहा है ना, तो छोटा बच्चा भी टैक्स पे कर रहा है। यहां से आप लोग समझ सकते हैं। और इससे फालतू में क्या बोलूं, मतलब जिसको ये भी नहीं पता है कि दुनिया में चल के आ रहा है, अभी दूध पीना भी नहीं जाना है, डायपर उसके लगा जाना है, वो भी टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो आप लोग समझिए कि आप लोग किस तरीके से इन चीजों को लाइटली ले लेते हैं कि हाँ टैक्स यार क्या है, टैक्स ही पे कर रहे हैं हम लोग। जो ये दुनियादारी की जो चलती है ना कि यहाँ पर पैसा उड़ा दिया गवर्नमेंट ने, वहां पर पैसा उड़ा दिया, अपनी जेब से नहीं आता है वो, ठीक है। आप लोगों की जेब कट रही होती है और आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि फ्री में ये प्रोवाइड करा दिया
गया, गवर्नमेंट ने फ्री में पानी दे दिया, फ्री में ये दे दिया, तो वो आप लोगों की जेब कट रही होती है कहीं ना कहीं। देखिए फ्री में सामान देने का बेसिक मतलब ये रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता है। फ्री में पानी दे रहे हो सबको, ठीक है, उस पर कम से कम इतना लिमिटेशन आप लोग लगाओ ताकि पानी को ढंग से यूटिलाइज करने लगे। फ्री में बिजली दे दी, ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि इंसान जो है अब पंखे चले चले पंखे खुले छोड़कर जा रहा है, ठीक है, लाइट खुली चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फ्री में आ रही है। सोचो अगर उसके ऊपर कॉस्ट 1 रुपया भी लगा दे तो भी इंसान थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, और खासकर वो सेक्शन सोसाइटी के जिसके लिए हम लोग फ्री दे रहे हैं, 1 रुपया पे करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, पर लेकिन वो उसको सतर्क रहेगा कि हाँ क्या यार 1 रुपया दे रहा है तो बंद कर दे लाइट को, ठीक है। तो वो वाली एक फीलिंग आनी जरूरी है यहाँ पर, जिसके ऊपर हम लोग को काम करना है। तो यहां पर अगर टैक्स फ्री भी करें पर लेकिन फिर भी टैक्स 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 तरीके से पे किया जाता है, एक सेंटर का और स्टेट का, दोनों के बारे में बात करूंगा। तो अभी ये मूवी जो थी 11 मार्च को रिलीज की गई, और अभी ये जो अभी लगभग आप लोग देखते हैं मोटे मोटे तौर पर 10-11 दिन अभी इस मूवी को हुए, और ये मूवी एक तरीके से लोगों के द्वारा इसका प्रचार किया जा रहा है। ये एक ऐसी मूवी है जो लोग प्रचार कर रहे हैं, यानी कि लोग जो है इस तरीके से इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई आकर कोई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ पर इसके बारे में एक तरीके से नहीं प्रचार कर रही है। हालांकि बाद में करना स्टार्ट कर दिया जब ये मूवी ज्यादा लोगों ने देखना स्टार्ट कर दी, उससे पहले कोई प्रचार ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर ये एक जनता की मूवी बनती जा रही है, ऐसा कई सारे न्यूज़पेपर में आप लोगों ने भी आर्टिकल्स भी देखे होंगे। तो यहाँ पर जो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं वो ये पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा ये मूवी जो है वो डायरेक्ट की गई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है पर्सनैलिटी। अभी यहां पर इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसको सीबीएफसी बोलते हैं, ये उसके मेंबर हैं। तो इंपॉर्टेंट ये हो गई कि मूवी जो है सर्टिफाइड करने का जो काम करता है जो बोर्ड हमारे देश के अंदर में, ये उसके मेंबर हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से आते हैं ये निकलकर, उनके द्वारा जो मूवी है अनुपंखेर साहब को लेकर यहां पर अभी ये मूवी बनाई गई। टैक्स फ्री जो मूवी यहां पर बनाई जा रही है, तो यहां पर मूवी जो है एक तरीके से देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, ठीक है। अगर बात करें यहां पर कि फिल्म के बारे में कि एक तरीके से टैक्स को एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, एक तरीके से कि बोला गया कि देयर आर नो फिक्स क्राइटेरिया फॉर फिल्म टू क्लेम टैक्स फ्री, यानी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये मूवी टैक्स फ्री हो जाएगी। जैसे भाग मिल्खा मूवी टैक्स फ्री कर दी थी, बंदे ने खुद ने उसके लिए 1 रुपया लिया था पूरी स्टोरी बताने के लिए, ठीक है। उधर धोनी देख लो, धोनी ने करोड़ों रुपए कमाए यहां पर अपनी जो स्क्रिप्ट देने के लिए, करोड़ों या लाखों एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर हाँ उसने दबाकर पैसे लिए थे बंदे ने, ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट देने के लिए। पर लेकिन मिल्खा सिंह ने 1 रुपया लिया था कि हाँ मेरी जो स्क्रिप्ट है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कि हाँ जो जिंदगी में अचीव किया है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तरीके से टैक्स का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि यार ये मूवी है इसको टैक्स फ्री कर देते हैं। वो बेसिकली कई बार क्या होता है कि डिमांड पर कि हाँ एक तरीके से लोगों को गाइड करने वाली मूवी, लोगों को इंस्पायर करने वाली मूवी, एक तरीके से नहीं लोगों तक सही मैसेज पहुंचाने वाली मूवी, जो लगता है सोसाइटी पर एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी, वो वाली मूवी, तो जनरली उस मूवी को टैक्स फ्री कर देते हैं। और ये बाउंडेशन भी नहीं है राज्य के ऊपर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसको टैक्स फ्री करनी है कि नहीं करनी है। ये बेसिकली मतलब अलग अलग राज्यों ने किया, सबने तो की नहीं है। अगर बाउंडेशन होता तो सबको करना पड़ जाता है, तो ऐसे कोई बाउंडेशन भी नहीं होती है टैक्स फ्री करने की। तो ये भी एक माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो टैक्स क्लेम यहां पर जो दिया जाता है, बेसिकली अगर डिसीजन दिया जाए कि ये एक तरीके से जो मूवी टैक्स फ्री जा रही है, तो यहां पर फिल्म ऑन फिल्म बेसिस दिया जाता है। एक तरीके से कोई फिल्म है, ठीक है, तो ये मूवी आ गई है, फिल्म है, तो इस फिल्म को पर्टिकुलर हम लोग को टैक्स फ्री करना है, तो ये डिसाइड मूवी के बेसिस पर किया जाता है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको लेकर चल सकती है कि हाँ उसको किस तरीके से इसको लेकर चलना है। और नॉर्मली हमारी कंट्री में आज के डेट में जब हम लोग टैक्स की बात करते हैं, तो यहां पर आप लोग जब मूवी का टिकट लेते हैं तो आप लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। यानी कि जो टिकट आप लोग खरीद रहे होते हैं उसमें आप लोगों को सेंट्रल का टैक्स और स्टेट का टैक्स दोनों देखने को मिलते हैं। यानी कि यहां पर 2 तरीके का टैक्स आप लोग पे करते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहां पर जो टैक्स फ्री किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा पीट रही है जितना उसको चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा खूब कमा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर इसको टैक्स फ्री कर रही है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, और वो कितना कर रही है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। जो यहां पर फिल्म है वो एक सोसाइटी से रिलेवेंट बोला जा रहा है, कोई इंस्पिरेशनल सब्जेक्ट जैसा मैंने बताया, तो उसको टैक्स फ्री कर देते हैं कई बार। अब यहां पर 2 तरीके से क्राइटेरिया हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। अगर कोई टिकट जो है जिसकी कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज है, ठीक है, अगर कोई कॉस्ट टिकट आप लोग लेने जा रहे हैं और टिकट का प्राइस 100 रुपए से कम है, मुझे तो लगता नहीं शायद कोई मूवी का 100 रुपए से कम होगा आज के डेट में, तो उस पर 12% का टैक्स लगता है। अगर वो मूवी का जो है एक्सपेंस जो है वो मतलब एक तरीके से यहां पर 100 से ज्यादा हो गया तो उस पर 18% का टैक्स लगता है। आप लोगों को पता है ना जीएसटी के अंदर स्लैब है, जैसे कि 0% का टैक्स हो गया, ठीक है, 5 का हो गया, 12 का हो गया, 18 का हो गया और 28 का हो गया, ठीक है। तो यहां पर 12 और 18 की कैटेगरी में रखा गया। 100 रुपए का अगर टिकट है तो उस पर आप लोग 12 रुपए टैक्स लगाएंगे, ठीक है, और इसी के साथ में अगर 100 से ऊपर का है तो 18 रुपए टैक्स लगाएंगे। यानी कि अगर 100 रुपए का टिकट जा रहा है तो 12 रुपए जो है वो गवर्नमेंट की जेब में जा रहे हैं, सीधा सीधा आप लोग यहां से लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि वो टैक्स नहीं लेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर हो गया कि स्टेट का जो जीएसटी है वो यहां पर एक तरीके से फ्री हो चुका है।
पर लेकिन जो सेंट्रल का जीएसटी है वो यहां पर कलेक्ट किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर जिस मूवी पर 12% टैक्स लग रहा है तो यहां पर स्टेट का और सेंटर का दोनों का बराबर होता है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना फ्री कर चुकी है 6 रुपए, वो स्टेट गवर्नमेंट 6 रुपए नहीं लेगी, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 6 रुपए हैं वो जरूर जाएंगे यहां पर। इसी के तरीके से अगर 18 रुपए लग रहा है, क्योंकि 100 रुपए से ऊपर का टिकट है तो 18 रुपए लगेगा, तो उसमें 9 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं जाएगा, बाकी का 9 रुपए जो है वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर जाएगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगी। तो टैक्स फ्री का मतलब यहां पर क्या चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रेवेन्यू होता है, जिसके बेस पर ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो फिल्म मेकर जो है अगर टैक्स फ्री यहां पर एक तरीके से हो जा रही है तो इसका मतलब ये कि सपोर्ट मिल गया और जनता यहां पर इसको मूवी को देखने को आ रही है। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट प्रचार नहीं कर रही है, पर टैक्स फ्री कर दिया तो इसका मतलब गवर्नमेंट उसको मूवी को सपोर्ट कर रही है, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा इंपैक्ट अगर डाल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हालांकि अगर देखा जाए कोई ज्यादा एक तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत ही ह्यूज डिफरेंस डाल देता है, पर लेकिन फिर भी एक सुनने में भी अच्छा लगता है, टैक्स फ्री हो गई तो लोगों ने कि मूवी के अंदर कुछ तो डिफरेंट है यार। और ऐसा भी नहीं इससे कि जो डायरेक्टर वगैरह है जो मूवी बना रहे हैं, प्रोड्यूसर वगैरह, उनको बहुत फायदा हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनको तो फायदा तभी होगा जब जनता मूवी देखने जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे में सबको फायदा हो रहा है, पर लेकिन डायरेक्ट वे में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वे में उनको कुछ दिख रहा है यहां पर, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को चीजें नजर आएगी। तो यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया ना माइंड में, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हुआ करे तो उसको बता दिया करो, ठीक है, कि हाँ ये डाउट हो रहा है यार, इसको बता दो, ठीक है। अब यहां पर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछूं मैं थोड़ा सा, ये स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के ऊपर, यानी कि यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के लिए। बोला गया था एक अगर कोई फॉरेन की फिल्म है, ठीक है, और इंडिया के अंदर हम लोग उसको खरीद कर लेकर आते हैं, तो क्या उसको भी यहां पर सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है? एक है पहली स्टेटमेंट। अगर कोई डब्ड फिल्म है, यानी कि डब करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, तो पहले उसके लिए सर्टिफिकेशन ले लिया, क्या फिर से उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है? ये बोला जा रहा है। एक यहां पर बोला गया एस कैटेगरी की जो फिल्म होती है उसके लिए सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए होती है, यानी कि एक ऐसी मूवी जो कि स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए बनाई गई है, क्या उसके लिए भी सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी? स्पेशलाइज्ड ऑडियंस मतलब कोई ऐसी मूवी बना रखी है जिसमें यहाँ पर डॉक्टरों के बारे में बातें बता रखी है, ठीक है, मेडिसिन कैसे बन रही है, वो सारी चीजें ताकि डॉक्टरों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, तो आप लोगों को ये बताना है। तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक ओवरव्यू फिर से यहाँ पर आप लोगों को देता हूं। हमारी कंट्री में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जिसके यहां पर विवेक अग्निहोत्री साहब जो है वो मेंबर भी हैं। ये हमारी कंट्री में एक ऐसा बोर्ड है जिसको सेंसर बोर्ड भी बोला जाता था। रीजन क्या है? रीजन ये कि हम लोग बोलते थे यार ये ना मूवी को ना सेंसर कर देता, आगे नहीं जाने देता, तो इसको इसलिए इंडियन सेंसर बोर्ड भी बोला गया, ठीक है। हालांकि आज के डेट में इसको सर्टिफिकेशन बोर्ड बोल दिया गया, क्योंकि वो नेगेटिव चीज होती है। जैसे कि हम लोग ना बोलते हैं विकलांग इंसान है, ठीक है, तो विकलांग ने बोलकर दिव्यांग बोल दिया, तो एक पॉजिटिव वाइब्स निकल कर आई कि हाँ ऐसा नहीं है कि वो विकलांग है, उसकी कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है। पर दूसरी साइड में अगर आप लोग देखोगे पॉजिटिव चीज यहां पर है कि उस इंसान का कोई ऐसा ऑर्गन जो होगा वो बहुत ताकतवर होगा जो एक नॉर्मल इंसान का नहीं होता है। उस इंसान को दिख नहीं रहा है पर उसकी सेंस इतनी ताकतवर होगी कि वो छोटी छोटी चीजों को भी सेंस कर लेता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि कोई ना कोई चीज उसके अंदर एक्स्ट्रा है, इसलिए उसको दिव्यांगन बोल दिया, तो एक पॉजिटिव साइन होता है। तो यहां पर सेंसर बोर्ड ने बोलकर हम लोगों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका नाम रख दिया। तो ये काफी इंपोर्टेंट बॉडी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में कोई फिल्म बन रही है, टीवी सीरियल है, कोई टीवी कमर्शियल है, उसके ऊपर यहां पर ये सारे सर्टिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। अगर बात करें एज पर द एस्टिमेशन, यहां पर लगभग 1200 फिल्म हमारे देश में और शॉर्ट फिल्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है एवरी ईयर। यानी कि इतनी सारी मूवी छोटी छोटी बड़ी बड़ी आती हैं, हालांकि 2-4 ही हिट होती हैं जो कि हम तक पहुंच पाती हैं सारी, वरना पता नहीं कितनी आगे चली भी जाती हैं। 15 मिलियन के करीब जो है यहाँ पर मूवीज जो है हमारे लोग जो है हर दिन देखते हैं। तो आप लोग सोचो कि टैक्स इतना आएगा। अगर 15 मिलियन लोग जो है देख रहे हैं, 15 मिलियन का मतलब हो गया यहाँ पर 150, एक तरीके से मतलब एक, अब तो वो 150 लाख लोग आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 150 लाख लोग जो हैं वो डेली मूवी देखते हैं। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, कोविड-19 के चलते जो चीजें बंद हो गई हैं, नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूं। वो सिनेमा भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, सीडी या फिर अदर मीडियम जो ओटीटी वगैरह आज के दिन में लगा लो, वहां पर हो सकता है। हमारी कंट्री में जो मूवी है वो जो व्यापार करती है वो 13,000 करोड़ का व्यापार, यानी 2.1 बिलियन का व्यापार, जो कि एक ह्यूज इंडस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं, जो कि आज के में एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अभी ये चीजें और बढ़ती जा रही है। अभी बोला गया यहां पर ये ग्रो होकर 23,800 करोड़ रुपए हो गए यहां पर 2020 के अंदर में। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं टोटल साइज जो था ये 22, ये यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर टोटल साइज के बारे में बात करें, यहां पर टोटल साइज वाज 22 बिलियन इन 2017, इंक्रीज हो गया 31 बिलियन इन 2022, ठीक है। ये डॉलर में मैं बातें कर रहा हूं आप लोगों से। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं। अब जो क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, वहां पर अगर देखोगे तो यहां पर फॉरेन फिल्म या फिर डब्ड जो मूवी है यहां पर, ठीक है, बोला गया कि फॉरेन फिल्म या फिर डब्ड मूवी है तो यहां पर सर्टिफिकेशन जो है उनके लिए भी आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से अगर कोई सेंट्रल जो यहाँ पर सर्टिफिकेशन होता है वो इशू किया जाता है, कोई फॉरेन की कोई फिल्म आ रही है, डब्ड फिल्म है या फिर कोई वीडियो है एज वेल, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो पब्लिकली दिखा रहे हैं सर्टिफिकेशन इशू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जनरली यहां पर बोला है तो अलग से कोई सर्टिफिकेशन यहां पर निकल कर आएगा, वैसे सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, पर जनरली नॉर्मली कि हाँ ठीक है एक बार क्लियर हो गया। पर लेकिन इतना तो देखा जाता है कि डब्ड मूवी अगर कर दी है तो उसमें कुछ शब्द ऐसे तो नहीं यूज कर लिए कि वो बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और एस कैटेगरी के लिए स्पेशलाइज सर्टिफिकेट आप लोग को देखने को मिलेगा, और यहां पर डब्ड मूवी के लिए अगर वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज, तो यहां पर भी सर्टिफिकेशन की कैटेगरी आप लोग को यहां पर नजर आ जाएगी। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। तो पहले बोला गया फॉरेन फिल्म इंपोर्टेड इन इंडिया डज नॉट, तो यहां पर डज नॉट नीड, इनके यहां पर बोला गया कि नहीं, तो पहली स्टेटमेंट जो होगी वो यहां पर एक तरीके से गलत होगी। तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को घूम के यहीं पर ही अगर आप लोग देखोगे, आगे आप लोग को सोचने की जरूरत ही नहीं है। और पूछा गया करेक्ट कौन सा है, तो 2 और 3 वाला करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट आप लोग ये काम आता है। इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं अगर ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो तो। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मूवी जो है वो टीवी के ऊपर दिखाई जा रही है तो उसके बारे में दूरदर्शन के ऊपर आ रही है तो उसको यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वहां से फ्री किया जाता है, उनका खुद का प्रोसीजर है, उसको अपने हिसाब से चेक करते हैं। तो यहां पर ये नहीं होता है, तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से आगे बन सकते हैं जब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए, आगे मान लीजिए क्वेश्चन बन गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स फ्री, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा। इसको कितने शानदार तरीके से आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया, तो एक एक पॉइंट मैंने क्लियर आप लोगों के माइंड में कर दिया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताना, वरना थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि हाँ टॉपिक पूरा समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और बाकी जो भी माइंड में है कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा ये तो पानी वाला हो गया, तो पानी वाला हो गया, और ये वाला हम लोगों ने काफी डिटेल में 2 आर्टिकल कवर कर लिए। अब यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अब यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी फार्मा से रिलेटेड है। यानी कि हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में कोई दवाई बनाई जा रही है तो आज के डेट में देखने को मिलेगा हमारी कंट्री को हब बोला जाता है दवाई के मामले में। कोई भी इंसान बीमार हो, बोलते हो दवाई लेकर आ जाओ यार, जो ये जो दवाई आप लोग मंगाते हो ना, ये दवाई लेकर आ जाओ यार, ये हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर बनाई जाती है। यानी कि वन ऑफ द मेजर कंट्री है जो हमारी कंट्री में दवाइयां बनाई जाती है। तो हम लोग अपनी ही दवाइयां अपने आप बनाते हैं और फिर उनको खाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी सेहत को ठीक करते हैं। पर लेकिन अगर हम लोग कोई दवाई बनाने का प्लांट ऐसी जगह लगा दे जहां पर कोई बर्ड सेंचुरी है, तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहां पर अभी इसके चलते इशू बन गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में यहां पर ये कवर किया गया पूरा आर्टिकल, हालांकि कई सारे और न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जो कि आप लोग यहां पर नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाँ कौन सी बर्ड सेंचुरी यहां पर, तो यहां पर ये है वेदांतगल पक्षी, जो एक वेदांतगल बर्ड सेंचुरी यानी कि एक तरीके से पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर आप लोगों से पॉइंट यहां पर पूछ लिया जाए। देखिए लोकेशन अगर आप लोग याद रखेंगे तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को भूलोगे नहीं, तो इसलिए मैप में एक बार जरूर देख लिया करो। तो यहां पर आप लोग को दिख रहा है, कहां पर दिख रही है यहां पर ये, तो आप लोग देखोगे तो ये देखिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर चेन्नई के जस्ट पास में, ओके। तो इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये जो बर्ड सेंचुरी है इसके आसपास में यहां पर फार्मा जो इंडस्ट्री है उसके एक्सपेंशन की बात की जा रही है, तो इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा इसका अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर ये इशू था कि क्या क्या यहां पर करके चलना है। सबसे पहले तो इस बर्ड सेंचुरी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप लोग इसको लेकर माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आए। कोई भी चीज जो होती है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास में रहेगी तो लंबे समय तक आप लोग उस चीज को याद रख पाओगे। वो नहीं कहते कि एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंसान को देख लेनी चाहिए, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूं। यहां पर अभी बात करते हैं क्या क्या बातें हैं यहां पर वेदांतगल बर्ड सेंचुरी के बारे में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी कि काफी पुराने टाइम का जेलर है यहां पर, ये यानी कि पुराना जेलर है। तो कहां से, बहुत ही पुरानी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। ये बेसिकली तमिलनाडु के अंदर है, हमारी कंट्री में बात करेंगे, और तमिल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है बेसिकली हैमलेट ऑफ द हंटर, यानी कि हैमलेट मतलब एक छोटा सा गांव, यानी कि शिकारी का गांव आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, जो यहां पर अगर बात करें, जो यहां पर वेदांतगल का मतलब निकाले हम लोग तमिल लैंग्वेज के अंदर में, तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेगा। 250 साल पहले अगर बात करें, ये जो एरिया था, कई सारी लेक्स यहां पर देखने को मिलती थी, कई सारे पॉन्ड्स यानी कि जोड़ तालाब वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते थे। तो ये इसके लिए भी काफी फेमस एरिया हुआ करता था। तो जब यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो फिर माइग्रेटरी बर्ड आती है। माइग्रेटरी मतलब घूमते घामते पहुंच गए यहाँ पर, तो कई तरीके की आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग पक्षी प्रेमी हैं तो इन सारी चिड़ियाओं के बारे में जाकर सर्च कर लेना कि ये जो चिड़िया हैं ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ कहाँ से निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग जाकर देखना। बाकी यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड के लिए काफी फेमस है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, अंग्रेजों के टाइम पर भी इसको नोटिस किया गया,
1798 में, यानी 1798 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर इसको डेवलप किया गया एज ए बर्ड सेंचुरी के तौर पर। तो आज की बात नहीं है, बहुत ही पुराना याराना आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। तो इसके चलते क्या हो गया, इसके चलते यहां पर ये बात निकल कर आई सामने कि हम लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कल को चलकर इसके अंदर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आ जाएगी एग्जाम में, आप लोग बोलोगे बताओ इसके बारे में क्या है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस सेंचुरी के अंदर लगभग 3.7 किलोमीटर का और एक्सटेंशन यहां पर इसको देने की बात की जा रही है प्रोजेक्ट को, ताकि यहां पर दिक्कतें देखने को न मिले। अब सोचिए आप लोग कहीं पर दवाइयां बनाई जाएंगी तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ केमिकल निकलेगा, कई सारे केमिकल बैन होते हैं, वो यूज करने पड़ते हैं, तो वो यूज करने पड़ेंगे। कई सारे रॉ मटेरियल यूज किए जाए किसी दवाई को बनाने के लिए, वो भी यहां पर यूज करने पड़ेंगे इसके अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर रिसाइकिल करने की बात आती है कि उसको फेंक दिया उठाकर, ऐसे ही कचरा बच गया उसको फेंक दिया तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है वहां पर। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की बात करते हैं कि लिक्विड जो है वो गलत तरीके से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए ऐसे एरिया में, तो वो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि जैसे कि पानी गंदा निकाला इंडस्ट्री ने और वो बेसिकली जंगल में बहा दिया, ठीक है। कोई ऐसा पानी वाला एरिया है, छोटा मोटा कोई लेक है यहां पर, उसमें बहा दिया और वो सारी पॉल्यूटेड हो गई। अब चिड़िया आ रही है वहां पर, उसको पी रही है और वहीं पर ही तुरंत जो है वो फैल जा रही है, यानी कि एक तरीके से वहीं पर मर जा रही है। तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो इससे हम लोग काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर डालेंगे। तो इसी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर भी यहां पर जजमेंट जो है वो इसके बारे में चल रहा है। तो अभी देखते हैं वो जजमेंट कैसे निकल कर आते हैं। अभी यहां पर बहुत सारे इश्यूज आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में वो इश्यू है। बाकी अगर बात की जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर, तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, 6 महीने के अंदर अंदर काम का निपटारा कर देता है भाई साहब, ये झट मंगनी पट बिया उसके बाद में एंजॉय करो। तो हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह नहीं है कि बाबा आदम के जमाने के केस चल रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन इतना रहता है, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फटाफट यहां पर केस निपटाया जाता है। और अकेला नहीं, 7 स्पेशलाइज्ड लॉ यानी कि कानून आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो यहां पर काम करते हैं, जैसे कि वोटर एक्ट हो गया, ठीक है। इसी के साथ में वोटर सेस एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो एनजीटी के बारे में पूछा गया पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था यूपीएससी के अंदर में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लोग सोचेंगे यार यहाँ पर क्या मतलब आ गया इसका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर में पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट कोई बनता नहीं है तो यहाँ पर, तो लोग तुरंत गलत लगाएंगे, जबकि 7 ऐसे कानून है जो कि यहाँ पर इसको पावर देते हैं, ठीक है। तो ये सातों के सातों ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक्ट 2010 में हमारे देश में कानून निकल कर आया, जो कि आप लोग याद रखिएगा। और दुनिया में तीसरे नंबर का था हमारा देश, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर था हमारा महान भारत, जहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया कि इन्वायरमेंट के मैटर को यार अलग से देखेंगे हम लोग, क्योंकि कोर्ट पे ऑलरेडी इतना बर्डन है कि कोर्ट भी अगर इन मैटर को देखेगा तो पता चला कोई मैटर कोर्ट में पहुंचा और वहां पर वो 12 साल बाद निकल के आ रहा है, 12 साल में वहां नदी थी, वो नदी भी सूख गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंजर्वेशन फॉरेस्ट या फिर अदर नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे एरिया में, उनको प्रोटेक्ट हम लोग को करना है, उनको बचाना है, ताकि नदियां, नाले, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सके। अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो दिल्ली के अंदर तो इसकी मेन यानी कि मुख्य ब्रांच देखने को मिलेगी, और बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, तो यहां पर भी इसकी ब्रांच है, यानी कि यहां पर भी चीजों को एंजॉय किया जा सकता है। इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो 20 से ज्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहां पर बात की जा रही है नोट मोर देन 20, ठीक है, नोट मोर देन 20। और इसमें आप लोगों को यहां पर एटलीस्ट 10 मेंबर जो रहेंगे वो एक्सपर्ट रहेंगे अपने अपने मामलों के, ताकि यहां पर अलग अलग मैटर को भी देखा जा सके। बाइंडिंग इसका डिसीजन जो होता है, एक बार दे दिया तो वो बोल दे कि एक बार देवा की अदालत में डिसीजन आ गया तो फिर ये कहानी खत्म, ठीक है, तो फिर तो न्याय हो गया बस, और काम नहीं है। पर फिर भी लगे तो यहां पर देवा की अदालत थोड़ी फीकी पड़ जाती है कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप लोगों को लग रहा है दिक्कत है तो 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर ये 90 दिन उतर गए, यानी 3 महीने अगर चले गए, तो फिर भाई साहब झक मार लेना, कहीं पर भी कोई नहीं सुनने वाला है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से बात कर लूं क्या क्या एडवांटेज है इंडिया के अंदर में, अगर फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करें, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफिशिएंट है काफी, यानी कि सस्ती होती है हमारी दवाइयां, क्योंकि हम लोग जेनरिक दवाई बनाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर ये लिख सकते हैं, एडवांटेज क्या है यहां पर, ठीक है। इकोनॉमिक ड्राइव है हमारे देश के अंदर में, काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए। मेड इन इंडिया जो वैक्सीन है, सोचो अब की बार में कोविड-19 की दवाइयां दुनिया में जा रही है, ठीक है। हम लोग यहां पर 5.78 बिलियन हम लोगों ने जो दवाइयां बेची 2021 में, आप लोग बात कर सकते हैं कुछ महीनों के अंदर में, अप्रैल से लेकर जून के महीने में, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा व्यापार हमारा विदेशों में यहां पर होता है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस भी किया गया था यहां पर इनके लिए PLI, यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर आप लोग बना रहे हैं जो कि यहां पर हमारे देश के अंदर में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को यहां पर सपोर्ट कर रहा है,
तो उसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत। तो यहाँ से एक अच्छा माहौल आप लोग देख सकते हैं। और एफडीआई भी यहाँ पर दबाकर मिलती है इस एरिया में, तो यहाँ पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसका भी एक तरीके से इंक्रीमेंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो सेक्टर में यहाँ पर 130 मिलियन की यहाँ पर एफडीआई पहुंची ओनली अप्रैल से लेकर जून के महीने के बीच में। तो एक अच्छा एरिया है जो कि हमारे देश में यहाँ पर ये पनप रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग को और अच्छे लेवल पर लेकर चलना चाहिए। तो ये हमारे देश में इस एरिया की बेसिकली महानता आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल पर काम कर रहा है और लोगों को जॉब भी मिलती है। पर लेकिन कई सारी गंदी चीजें भी देखने को मिलती है, जब नेगेटिव चीजें निकल कर आती है तो वो भी निकल के आती है। तो दोनों ही चीजें नॉर्मली निकल कर आती है। कई सारे और भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा तो प्रेशर हमारे देश पर ये रहता है, जो हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, कई बार यहाँ पर जो यूएसए का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कई बार हमारी कंट्री के प्रोडक्ट पर एक्शन ले लेता है। वो कहता है कि अप टू द मार्क नहीं है, यानी कि हम लोगों ने आनन फानन में बस यहाँ पर बना दिया। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है प्राइसिंग को लेकर, गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है कई बार चीजों के, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री कई बार सदमे में आ जाती है कि यार काम तो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइस जो है अपने हिसाब से डिसाइड करती है। और सबसे बड़ी बात तो जो कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिली, लोगों ने नमक मिलाकर पानी में लोगों को इंजेक्शन लगा दी कि कोविड-19 का डोज हो गया। देखा होगा ना आप लोगों ने। तो ऐसी हरकतें देश के अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये फेक फार्मा प्रोडक्ट आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आते हैं, जिससे हमारी कंट्री की इमेज खराब होती है। आप लोग खुद सोचो, आज के डेट में कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाया मेहनत कर और उसको कोई फेक प्रोडक्ट मार्केट में पैरेलल में आकर खड़ा कर दे, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो कल को अगर बेच रहा है तो ये लगेगा यार बनाया नाम तो उसी का है, तो किसी के नाम पर प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दे तो उसकी बेइज्जती होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग टी के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, दार्जिलिंग टी को किस ईयर में यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली दर्जा दिया था, आप लोगों को पता है दार्जिलिंग टी के बारे में? बताइए किस ईयर में हम लोगों ने उसको दर्जा दिया था, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत तक का, ये आप लोगों को बताना है। लैक ऑफ ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फ्रैक इसके अंदर में कई बार दिक्कतें निकल कर आती हैं कि हम लोग ज्यादा स्किल्ड फोर्स हमारे पास में नहीं होती है जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, तो ये इशू है। और इसी के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम भी हमारे देश में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस करा कर रखते हैं, तो ये वाला इशू आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये फार्मा इंडस्ट्री के बारे में मैंने आप लोग को बता दी यहाँ पर कुछ बातें। ठीक है, सन फार्मा के बारे में बात करें तो लीडरशिप थ्रू फोकस ऑन रिसर्च, तो यहां पर अपना एक तरीके से ये इसकी टैगलाइन होगी। मिशन क्या है, एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया के अंदर काफी ज्यादा एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना। विजन क्या है, मेडिकल रिसर्च इन इंडिया अपकमिंग जो भी यहां पर चीजें हैं उसके ऊपर फोकस देना। और यहां पर गोल क्या है, गुड हेल्थ फॉर ऑल, तो ये इसका यहां पर गोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल के अंदर मैंने कई सारी चीज आप लोगों की कवर कर दी। यहां पर एक पर्टिकुलर हम लोगों ने बर्ड सेंचुरी के बारे में जान लिया, ठीक है, इसी के साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जान लिया, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या चैलेंज है वो जान लिया, और एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ बातें मैंने आप लोगों को बता दी जो कि न्यूज में है। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए और यहां से भी आप लोग छोड़कर आ जाओ तो यार फिर तो वही बात होगी कि उन्हें कहते हैं चल डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ठीक है, तो वो वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने चीजों को ढंग से सुना नहीं। ठीक है, पसीने आ गए, गर्मी होने लगी ना अच्छी खासी, पसीने आने लगे अच्छे खासे दबाकर, तो इसलिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखो और पानी वानी पीते रहा करो अब थोड़ा सा, ठीक है ना। पानी जितना ज्यादा अच्छे से पियोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कोशिश करो कि दिन में कम से कम एटलीस्ट 12 ग्लास ऑफ वाटर अपनी बॉडी के अंदर डालो, ठीक है। तो ये आप लोग करना है, जिससे कि आप लोग की बॉडी जो है रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती रहेगी और इससे फायदा भी रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी आप लोग की बॉडी में होती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग को बॉडी को ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, जिससे कि पानी पीना, एक बच्चा कह रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछा गया बच्चे के द्वारा, सर कैसे पता चले कि हमको पानी पीना चाहिए। आप लोग इसे टॉयलेट में जाते हो तो उसका कलर देखा करो कैसा है टॉयलेट का कलर, ठीक है, मतलब येलोइश कलर अगर आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी है, और अगर टॉयलेट का कलर जो है वो पानी के कलर का आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है यहाँ पर कि आप लोग इसको एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि अपनी बॉडी में पानी की कमी है या फिर नहीं है। तो जब भी लगे येलोइश कलर आ रहा है तो कोशिश करो कि पानी का इंटेक जो है वो बॉडी में बढ़ा दो, ठीक है। तो छोटा सा एक इंडिकेटर आई होप कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, और ये बच्चों को भी आप लोग बता सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिससे कि यहाँ पर पता चले कि अच्छा ऐसी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन उम्दा आर्टिकल डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ पर बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। पूरा टॉपिक हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर में आप लोगों के लिए, और प्रीलिम्स के अंदर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो वो भी हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है, जिसके बारे में आप लोग चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर आसनी, ठीक है। तो आसनी जो बेसिकली यहाँ पर साइक्लोन है, ये अभी यहाँ पर हालांकि साइक्लोन टाइप में अभी डेवलप हुआ नहीं है, ये माना जा रहा है कि साइक्लोन यहाँ पर टाइप में डेवलप हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है यहाँ पर साइक्लोन आसनी की वजह से। अभी यहाँ पर देखने वाली बात हुई कितना इंपैक्ट यहाँ पर ही डालेगा, अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में भी बातें की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी यहाँ पर इसको कवर किया गया, समझते हैं क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो जो शब्द है यहाँ पर आसनी, ये किसके द्वारा दिया गया, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारा पड़ोसी देश जो श्रीलंका, जब नक्शे में आप लोग इंडिया के जाओगे तो नीचे लटका हुआ मिलेगा यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है, एक रस्सी की हेल्प से, तो ये लटके हुए रहते हैं।
उन्हें आप लोगों ने वो एक वीडियो देखी होगी, वो कहता है भाई साहब मुझे नीचे उतार दे, मैं गाली देता अपने आपको कि मैं हाँ गलती से आ गया थी। नहीं तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो जो ऊपर मतलब हवा लेने गया था और फिर बोल रहा है गाली दे देगा काइंड ऑफ, वो वही वाली बात है। तो यहाँ पर ये रस्सी से लटके रहते हैं और कहते हैं हमें नीचे उतार दो, ठीक है। तो वाली कंडीशन है यहाँ पर। एक शब्द है यहाँ पर जिसका मतलब यहाँ पर निकाला जाता है और ये सिन्हाला। जैसे यहाँ पर हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी है यहाँ पर, वही कम्युनिटी है जो तमिलियन कम्युनिटी के साथ में लड़ाई भी हुई थी, उसी कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। ये श्रीलंका के अंदर पाई जाती है और यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसके बारे में याद रखिएगा, ये सिन्हाला कम्युनिटी की लैंग्वेज है जिसका मतलब है, जिसका वर्ड है आसनी और इसका मतलब होता है क्रोध यानी कि वर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर WRATH, तो इसका मतलब क्रोध है जिसकी ट्रांसलेट करके यहाँ पर निकाला गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए इंटेंसिटी के ऊपर यहां पर डिसाइड करते हैं कि साइक्लोन कैसा होता है। अभी यहां पर बात की जा रही है कि बांग्लादेश म्यांमार में इंपैक्ट डालेगा 23 मार्च को, ठीक है। तो देखते हैं कितना इंपैक्ट डालते हैं। और अभी अंडमान निकोबार में अगर कोई घूमने जा रहा है तो उसके लिए यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने यहां पर वार्निंग इशू कर दी है कि यहां पर कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। तो मार्च 22 तो एडवाइजरी इशू कर दी गई है कि कोई भी यहां पर पानी के अंदर न जाए, डिस्टेंस बनाकर यहां पर रखे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर सॉरी, अगर अपने देश में हम लोग बात करते हैं तो साइक्लोन के बेस पर आप लोग कैसे कैसे यहां पर डिसाइड करते हो, तो एक काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको IMD बोलते हैं। तो IMD जो है अपना ये यहां पर, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को अपने पड़ोस यानी कि दिल्ली में देखने को मिलेगा, अपने पड़ोस बोल रहा हूं सॉरी, मतलब अपनी कैपिटल में, ठीक है। मतलब देखिए हमारी जो कैपिटल होगी इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। 1875 में यहाँ पर इसको बनाया गया था। ये डिसाइड करता है किस किस कैटेगरी में यहाँ पर साइक्लोन को क्या नाम दिया जाए। सबसे नीचे देखने को मिलेगा डिप्रेशन, अगर स्पीड जो है 31 से लेकर 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो हम लोग उसको डिप्रेशन बोल देते हैं, यानी एग्जाम नहीं निकल रहा है डिप्रेशन आ गया। इसी के साथ में डीप डिप्रेशन की कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर 51 से लेकर 62 कैटेगरी में हो गया। फिर यहाँ पर साइक्लोन बन गया यानी कंडीशन खराब होती जा रही है, 63 से लेकर 88 हो गया। सीवियर साइक्लोन यानी कि शादी की मार आ गई है यहाँ पर 89 से लेकर 117। वेरी सीवियर साइक्लोन एंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, यहाँ पर 118 से लेकर 165 तक। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन भाई साहब शादी के फेरों में जाकर बैठ गए। और सुपर साइक्लोन अब शादी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर साइक्लोन बन गया पर लेकिन हाथ में जॉब नहीं है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, तो इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आप लोग समझें। तो सिचुएशन जो है वो खराब है, अब कैसे टैकल करना है, बिना जॉब मिले शादी हो गई तो भाई साहब झेलो, अब हस्बैंड वाइफ को झेलो और वाइफ हस्बैंड को झेले। चलिए जो भी है देखते हैं कैसे कंडीशन बनती है। अभी यहाँ पर समझ लेते हैं साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा। साइक्लोन जो है उनको हम लोग अपने एरिया में साइक्लोन बोलते हैं इंडियन ओशन के अंदर में, पर लेकिन ये नाम ओनली इंडियन ओशन के आसपास से आप लोगों को फेमस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में फेमस है, पर लेकिन अगर जापान में जाओगे तो उनको साइक्लोन नाम पसंद नहीं आया, वो बोलते हैं आथू, साइक्लोन नाम उनको पसंद नहीं आया, हम बोलेंगे इसको टाइफून। हमने बोला ठीक है भाई साहब तुम अपना टाइफून रख लो। अब यहाँ पर बोलने लगा चलो तुमको टाइफून नजर आ रहा है, हम तुम्हारा टाइफून भी नहीं बोलेंगे। यूएसए वालों ने बोला तुम क्या बोलोगे, हम बोलेंगे हुरिकेन्स। तो भाई साहब तुम में क्या है, भाई साहब हमको यही नाम पसंद है, ठीक है तुम हुरिकेन्स बोल दो। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर जाओगे आप लोग, यहाँ पर जापान ने टाइफून, इन्होंने बोल दिया हुरिकेन्स, हमने बोला साइक्लोन। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में जाओगे वैसे तो कॉमनली इसको साइक्लोन ही बोलते हैं, पर एक लोकल नाम है इनका, ये बोलते हैं विली विली, यानी कि इनको पसंद आ रहा है वाह वाह विली विली, ठीक है। तो ये विली विली इसको बोलते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली एग्जाम के अंदर बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया कम से कम जरूर रखिएगा। साइक्लोन अगर फॉर्म होता है तो कैसे होता है इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि एक तरीके से पानी जो होता है वो एक तरीके से गर्म होकर ऊपर उठा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वाटर इवेपोरेशन होता है, ठीक है, ओशन सरफेस के ऊपर, और फिर कॉन्टैक्ट में आता है यहाँ पर बेसिकली जो ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो फिर ठंडा होता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर जब यहाँ पर एक तरीके से कॉलम जो होता है वो लो प्रेशर डेवलप आप लोगों को सेंटर में देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने पानी को घुमाने स्टार्ट कर दिया हो किसी गिलास में एक उंगली देकर, उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो विंड फॉर्म हो जाती है उसके अराउंड यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो बीच में होता है ये वीकेस्ट एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉइंट यहाँ पर सेंट्रल में, और स्पीड जो होती है काफी तेज होती है बराबर में। तो पानी ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है हवा की डायरेक्शन के हिसाब से। तो इस साइक्लोनिक फॉर्म आप लोगों को ले लेता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने गर्मी में कई सारी इस तरीके की फॉर्म कई बार जमीन पर भी बनती हुई देखी होगी जब हवा का बवंडर टाइप में आता है। तो ये वाली चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने एक एक कर आप लोगों को बता दी। अब कोई कंफ्यूजन है तो उसको बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। तो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन लेकर आप लोग को आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। कंफ्यूजन यहीं पर छोड़कर जाना, बेसिकली मेरा ये पर्पज है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उसको यहीं पर ही छोड़ देना, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएसए के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यूएसए का जो फेड रिजर्व है, यानी कि यूएसए का जो रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए आप लोग बोल सकते हैं याद रखने के लिए,
उसने ये बोला था कि हम लोग 2022 के मार्च के महीने में आकर कुछ चीजें बढ़ाएंगे। मतलब कुछ चीजें बढ़ाएंगे, मतलब अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ाने वाले हैं, पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे इनके द्वारा ये बात बोली गई, दुनिया भर में से लोगों ने अपना पैसा निकाला और यूएसए के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए एक काफी स्टेबल इकोनॉमी है और वहां पर इनको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते काफी ज्यादा भाव जो है वो बेसिकली तुरंत जो है यूएसए के बढ़ जाते हैं, जैसे अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आती है। और यही फायदा होता है, जो स्टेबल इंसान है उसके साथ में सब रहना पसंद करते हैं। आप लोग खुद देख लो, जहां जहां पर भी आज तक रेफरेंडम हुए ना, वहां पर रेफरेंडम में वो कंट्री हार गया है जो कि काफी सस्ता रहा है। जैसे अगर मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक मिनट मैप में लेके चलता हूं। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर आइलैंड है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो मैंने कई बार बताया भी है। अर्जेंटीना का आइलैंड है, पर लेकिन यूके लिए बैठा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेफरेंडम जब कराया गया, यूके के फेवर में वोट डाल दिया। सेम कंडीशन यूक्रेन में क्रीमिया वाले इशू के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो ताकतवर इंसान के साथ में लोग रहना पसंद करते हैं, कमजोर इंसान के साथ में कोई रहना पसंद नहीं करता है, ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसीलिए जब भी यहां पर कोई चेंज आता है यहां पर, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, तुरंत यहां से आप लोग को इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा हर एक कंट्री की चीजों के ऊपर में। तो यही बात है आप लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां से पैसा निकलता है तुरंत, वो पहुंच जाता है कहां पर? वो यूएसए के अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही पैसा हमारे देश में से निकला, अब डॉलर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे हमारी कंट्री की मार्केट में, अब पैसा निकाला भाई साहब, यूएसए के अंदर लेकर चला गया और यूएसए के अंदर जाकर उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो तुरंत हमारी कंट्री में डॉलर की कमी हो जाएगी। और जैसे डॉलर की कमी हुई, तो आप लोगों को पता है जिस चीज की कमी हो जाती है उसका भाव जो होता है वो मार्केट में बढ़ जाता है। यानी कि जो चीज कम है उसका भाव मार्केट में बढ़ जाएगा। तो डॉलर का भाव बढ़ गया तो हमारी खस्ता हालत होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारा जो सामान हम लोग खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं, और डॉलर का भाव बढ़ गया, हमारी रुपये का भाव गिर गया। तो पहले जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदा करते थे, जो पैसा हम लोग को पे करना पड़ता था, अब डॉलर का भाव बढ़ते ही वो ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। जिसको कंफ्यूजन है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए $1 की वैल्यू अगर आज की डेट में आप लोग बोले 100 रुपए है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आज के डेट में $1 है तो 100 रुपए का सामान कोई हमारे देश में आकर खरीद सकता है, ठीक है। अगर $2 लेकर आ रहे हैं तो 200 रुपए का सामान खरीद सकता है। पर लेकिन सोचो $1 की वैल्यू 200 रुपए हो गई, अब यहां पर $1 ही लेकर आएगा, पर लेकिन वो 200 रुपए का सामान खरीद कर लेकर चला जाएगा। यानी कि हमारे देश में से एक्सपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा, सस्ता सामान मिलेगा अगर कोई डॉलर लेकर आता है। पर अपोजिट में सोचो, अब यही सामान हम लोग को पे करना पड़ रहा है, हम लोग यूएसए से कोई सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं, वो पहले $1 का आता था, तो यानी कि हम लोग 100 रुपए पे कर रहे थे। अब वही सामान अब भी $1 का आ रहा है, पर $1 की वैल्यू है 200 रुपए। अब हम लोग को उसी सामान के हम लोग को 200 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो ये खस्ता हालत होती है जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि किस तरह की सिचुएशन यहां से निकल कर आती है। तो फेड रिजर्व ने जैसे यहां पर चीजें बढ़ाई, वैसे यहां पर इंडिया को जो है वो दिक्कतें दिखना स्टार्ट हो गई। तो हमारा रिजर्व बैंक जो है वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया यहां पर। एक